स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल मैथ्स एट होम में। आज मैं केमिस्ट्री के इस चौथे लेक्चर में, रेडॉक्स अभिक्रिया के इस चौथे लेक्चर में आज मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम बताऊंगा। और उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम मैंने अपने तीसरे लेक्चर में 4 नियम लिखवाया था और आज और कुछ शेष नियम बचे हैं उसको लिखवाएंगे। फिर उसके साथ साथ मैं कोई एक एग्जाम्पल लूंगा और उसे मैं संतुलित करूंगा। तो आप अपने स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि ऊपर स्क्रीन पर हेडिंग डाला गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि से मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने बता रहा हूं। तो सबसे पहला नियम होता है, सबसे पहले हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहला नियम होता है कि आणविक समीकरण से आयनिक समीकरण बनाते हैं। आणविक समीकरण से हमें आयनिक समीकरण बनाते हैं। मान लीजिए यूपी बोर्ड के एग्जाम में आणविक समीकरण आ गया तो उसको कहा कि संतुलित कीजिए, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए, और कोई आणविक समीकरण दे दिया रहेगा या कोई आयनिक समीकरण ही दे दिया रहेगा और कहेगा कि उसे आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। तो सबसे पहला काम मेरा होता है, पहले नियम में पहला काम कह रहा है कि आणविक समीकरण से हमें आयनिक समीकरण बनाना है। जिस प्रकार हम आक्सीकरण अर्धअभिक्रिया और अपचयन अर्धअभिक्रिया की डिफिनेशन निकालते समय SnCl2 FeCl ऐसा कुछ एक उदाहरण लिया था जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन नंबर Sn का निकाला था। तो आक्सीकरण अर्धअभिक्रिया और आक्सीकरण अपचयन अर्धअभिक्रिया निकाला था। ठीक उसी प्रकार मैंने ऐसा सेट किया था तो उसमें हमें पता चला था आयनिक अभिक्रिया और आणविक अभिक्रिया। तो इस समय आप रिएक्शन देख रहे हैं तो इसका मैं एक एग्जांपल लूंगा। तो इसमें आणविक समीकरण से आयनिक समीकरण बनाते हैं। नंबर सेकंड बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लेंगे। तो सबसे पहले हमको आक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लेंगे। तो सबसे पहले आप पहले इसे लिख लीजिए। जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो आपको एक बार ये सारी बातें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लेंगे और जिस पदार्थ का आक्सीकरण होता है दोनों तरफ उचित परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं। जिस पदार्थ का आक्सीकरण होता है दोनों तरफ उचित परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं। नंबर तीसरा कह रहा है कि जिस तरफ ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, जिस तरफ ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कम होती है उसके विपरीत दिशा में उतने जल के अणुओं को जोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए बाईं तरफ 6O है तो बाईं तरफ हमें 6O को संतुलित करने के लिए 6H2O को जोड़ देना है। तीसरा नियम हमें यही कह रहा है। जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। चौथा है कि यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है तो H+ आयन जोड़कर H2 परमाणु को संतुलित करते हैं। यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है तो H+ आयन जोड़कर H2 परमाणु को हमें संतुलित करना है। हाइड्रोजन परमाणु को हमें संतुलित करना होता है। चौथा नियम कह रहा है। पांचवा आप अपने स्क्रीन बोर्ड पर इस समय देख रहे होंगे कि 5वां नंबर में लिखा है फिर दोनों तरफ आवेश को संतुलित करने के लिए दाएं तरफ उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। फिर दोनों तरफ आवेश को संतुलित करना है, आवेश संतुलित करना है। अगर जिस तरफ आवेश मान लीजिए 6 है तो उसके बाएं तरफ हमें उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देने हैं। इट मीन्स दैट 6 इलेक्ट्रॉन हमको जोड़ देना है। 5वां नियम यही कह रहा है। 6वां कह रहा है कि इसी प्रकार अपचयन अर्ध अभिक्रिया को लिखकर अपचयन अर्ध अभिक्रिया फिर लेंगे। अब आक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया यहाँ तक हुआ। 6वां नंबर कह रहा है कि जब अपचयन अर्ध अभिक्रिया लेंगे तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया को लिखकर उसे संतुलित करते हैं और आवेश को संतुलित करने के लिए बाईं तरफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। ये कह रहा है 6वां। और 7वां नंबर कह रहा है फिर निकलने वाले और प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनों में उचित संख्या से गुणा करके दोनों को समान करके आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के जोड़ते हैं और जिससे
जिससे संतुलित आयनिक समीकरण प्राप्त होता है, जिससे संतुलित आयनिक समीकरण प्राप्त होता है। फिर उसे आणविक समीकरण में बदलते हैं, फिर उसे आणविक समीकरण में बदलते हैं। अब ये सारे नियम रासायनिक समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करने का नियम था। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जो आयनिक समीकरण है Cl2 प्लस OH पर माइनस एरो ClO3 पर माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2O, ऐसा एक आयनिक समीकरण आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं। तो यह हमारा आयनिक समीकरण हुआ। अब इस आयनिक समीकरण में आप जानते हैं Cl2 हमारा क्या है। Cl2 क्लोरीन है जो कि फ्री है, मुक्त अवस्था में। तो आप जब ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे थे तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के टाइम मैंने बताया था कि अगर Cl2, N2, O2 ये सब अगर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीकरण संख्या होता है, वह 0 होता है। तो आप यहाँ पर Cl2 मुक्त अवस्था में है, फ्री है, तो इट मीन्स दैट कि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो हमारा 0 हो जाएगा। फिर प्लस OH माइनस है, इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकलता OH माइनस का। एरो के बाद ClO3 माइनस है। अब इस ClO3 माइनस में इसके में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आप निकालें तो O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और Cl को हमने X माना, तो X प्लस -2 इंटू 3 आर इक्वल्स टू -1। -1 कैसे? क्योंकि ClO3 के ऊपर एक माइनस है, एक माइनस होने के कारण आवेश संख्या इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कही जाएगी 1 तो -1 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी जो इक्वल्स टू के उस तरफ लिखा जाता है। जब इसको मैंने सरल किया तो X इक्वल्स टू हमको क्या मिला, इक्वल टू -1 प्लस 6, जब इसे घटाए तो X बराबर +5 और Cl माइनस है तो Cl माइनस उस पर एक आवेश रखा है, प्लस है उसके आगे Cl माइनस मतलब कि Cl पर एक माइनस लगा है, तो इट मीन्स दैट कि ये फ्री में नहीं है, यह मुक्त अवस्था में नहीं है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पर एक आयन नेगेटिव ऋणावेश लगा है। इट मीन्स दैट कि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वह -1 हो जाएगा। अब यह आयनिक समीकरण है, तो Cl2 0 से बढ़ के ClO3 -5 हो रहा है। सही, उसकी जो आयन मतलब उसकी है वो बढ़ रही है, 0 से 5 हो रही है। तो अगर बढ़ रही है तो इसकी ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यह इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीक धनात्मक संयोजकता का बढ़ना ऑक्सीकरण होता है, तो यह 0 से बढ़ के +5 हो रहा है। इट मीन्स दैट बढ़ा तो यह ऑक्सीकरण होगा। तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी, यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है। तो हमें नियमानुसार आप यहाँ पर सेकंड नियम देख रहे होंगे कि लिखा है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लेंगे। तो मैंने इस सेकंड नियम के अनुसार ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लिया Cl2 एरो ClO3 पर माइनस, आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं। अब देखिए उसी दूसरे नियम में ही आगे कह रहा है कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लेंगे और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है दोनों तरफ उचित परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसी पदार्थ का संख्या दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ Cl क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है इस अभिक्रिया में, तो हमारे बाएं तरफ जो है 2 क्लोरीन है और दाएं तरफ कितना क्लोरीन है, 1 ही क्लोरीन है। तो हमें इसकी संख्या को बराबर करना है, तो इसमें क्या मैंने 2 का मल्टीप्लाई जब कर दूंगा तो Cl2 हमारे दाएं तरफ भी प्राप्त हो जाएगा। तो क्लोरीन परमाणु की संख्या यहाँ पर समान मैंने कर लिया नियम के अनुसार। तो बाएं तरफ 2 क्लोरीन है, परमाणु है, अतः दाएं तरफ 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करके इसे समान कर लिया। अब आप तीसरा नियम पढ़िए ध्यान से। तो तीसरा नियम दिया है कि जिस तरफ ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कम होती है उसके विपरीत दिशा में उतने जल के अणुओं को जोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसके
दाएं तरफ देखें तो 2ClO3 पर माइनस है, 2ClO3 पर माइनस है, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन इसका और 2 का मल्टीप्लाई करने पर 6 हो रहा है, तो इधर 6 ऑक्सीजन है और हमारे बाएं तरफ एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं होता उधर उतने जल के अणुओं को जोड़ते हैं। इट मीन्स दैट उसके बाईं तरफ मैंने 6H2O को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमें मिला Cl2 प्लस 6H2O एरो 2ClO3 पर माइनस। H परमाणु को संतुलित करने के लिए दाईं तरफ 12H प्लस जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन में Cl2 प्लस 6H2O है, एरो 2ClO3 पर माइनस है, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 या 6, तो इस 12H को संतुलित करने के लिए हमको दाएं तरफ 12H प्लस जोड़ देना है नियम के अनुसार। तो Cl2 प्लस 6H2O एरो 2ClO3 पर माइनस प्लस 12H प्लस मैंने लिख दिया। अब चौथा पॉइंट कह रहा है कि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है, अतः H प्लस आयन को उदासीन करने के लिए दोनों तरफ 12OH माइनस जोड़ेंगे। तो दोनों तरफ हमें 12OH माइनस जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि 12H प्लस है, 12H प्लस है, इसलिए 12OH माइनस जोड़ेंगे। तो Cl2 प्लस 6H2O प्लस 12OH माइनस हो जाएगा, एरो के इधर 2ClO3 पर माइनस प्लस 12H प्लस 12OH माइनस हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर 6 दूनी 12 हाइड्रोजन थे, तो 12 हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए 12OH माइनस हमें ऐड कर देना है। तो 12OH माइनस मैंने ऐड कर दिया। तब यहाँ पर देखिएगा कि Cl2 है प्लस 12OH माइनस एरो 2ClO3 पर माइनस प्लस 12H2O हो गया। ये 12H प्लस और 12OH माइनस मिलकर 12H2O हुआ, और इस तरफ का 6H2O जो है, इस तरफ का आप देख रहे हैं 6H2 जो है वो इधर आके घट जाएगा, तो 12H2O में से 6H2 हो गया, तो 6H2O बचा। तो यहाँ पर हमें फाइनली अभिक्रिया मिला Cl2 प्लस 12OH माइनस एरो 2ClO3 पर माइनस प्लस 6H2O। अब बाएं तरफ 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अतः दाएं तरफ 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब आप बाएं तरफ ध्यान दीजिएगा, बाएं तरफ 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर 12OH माइनस है, इट मीन्स दैट 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इधर 2ClO3 पर बस माइनस है, तो मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए इसके दाएं तरफ हमें 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है। तो 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? Cl2 प्लस 12OH माइनस एरो 2ClO3 माइनस प्लस 6H2। ऐसे ही यहाँ पर हमें 10 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है, क्योंकि इसके बाएं तरफ 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यह ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया का संतुलित समीकरण है, और यही जो फाइनली समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, यही ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया का संतुलित समीकरण है। अब पुनः मैं अपचयन अर्ध अभिक्रिया लेता हूँ, तो आप एक बार फिर आयनिक समीकरण की ओर ध्यान दीजिए। सबसे फ्रंट पर, सबसे ऊपर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आयनिक समीकरण क्या है? Cl2 प्लस OH पर माइनस, तो यहाँ पर Cl2 जीरो हुआ, जीरो से घटकर Cl माइनस अगर देख रहे हैं तो -1 हो रहा है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, तो जीरो से घटकर -1 हुआ। अगर घटा तो वह अपचयन हुआ, और वह अभिक्रिया कौन सी होगी? अपचयन अर्ध अभिक्रिया होती है। अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस, इट मीन्स दैट की परिभाषा किस परिभाषा से? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया की परिभाषा से। तो यहाँ पर मैंने अपचयन अर्ध अभिक्रिया जब लिया इस आयनिक समीकरण से, तो वह हमें प्राप्त हुआ Cl2 एरो Cl पर माइनस, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं।
अब Cl2 परमाणु को संतुलित करने के लिए दाएं तरफ 2 का गुणा कर देंगे नियम के अनुसार। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो नियम नंबर फर्स्ट है उस पर ध्यान दीजिए। तो हमारे बाएं तरफ 2 क्लोरीन है, दाईं तरफ 1 ही क्लोरीन है, तो इसी का रिडक्शन हो रहा है। तो इसी को हमें संतुलित करना है, इसके परमाणु को। तो इधर 2 क्लोरीन, उधर 1 ही क्लोरीन है, तो इट मीन्स दैट Cl माइनस में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैंने नीचे लिखा Cl2 एरो 2Cl पर माइनस। अब आवेश को संतुलित करने के लिए बाईं तरफ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। अब देखिए हमारे दाएं तरफ 2Cl माइनस है, इट मीन्स दैट माइनस इधर है, 2 का गुणा हुआ तो मतलब 2 माइनस, तो 2 माइनस है अर्थात तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को संतुलित करना है, इस तरफ बाएं तरफ 1 भी नहीं है, तो इट मीन्स दैट इधर 2 इलेक्ट्रॉन हमें जोड़ देना है। तो 2Cl2 प्लस 2E एरो 2Cl माइनस यहाँ पर लिखा है। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 10 इलेक्ट्रॉन बनाना है। 10 इलेक्ट्रॉन हमको बनाने के लिए, क्योंकि जो हमने ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिया था उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है उसके दाएं तरफ, तो इधर अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहा हूं तो इसके बाएं तरफ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बाएं तरफ 10 इलेक्ट्रॉन हुए और दाएं तरफ 10 इलेक्ट्रॉन हुए, तो जब उसको एडिंग करते समय वो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, जो नीचे मैंने करके दिखाया हूँ। तो यहाँ पर लिखा है 6Cl2 प्लस 12 OH माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन एरो 2ClO3 पर माइनस प्लस 10Cl माइनस प्लस 6H2 प्लस 10 E पर माइनस। ये मैंने इसको ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के संतुलित समीकरण को और अपचयन अर्ध अभिक्रिया के इस समीकरण को ऐड करके लिखा है। तो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, तो फाइनली हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, 3Cl2 प्लस 6 OH माइनस एरो ClO3 पर माइनस प्लस 5Cl पर माइनस प्लस 3H2O। यही आयन विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया। तो यही फाइनली संतुलित समीकरण है। तो अभी ये बहुत लॉन्ग मेथड से मैंने आपको करना बताया, क्योंकि आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो थोड़ा बड़ा लग रहा है। जब इसे 2-3 एग्जाम्पल आप इसी प्रकार से कर लेंगे, इसी प्रकार से 2-3 प्रॉब्लम और कर लेंगे, तो आपको ये अभ्यास हो जाएगा और आप इसे 1-2 लाइन में ही समीकरण को आप बैलेंस कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी आप इतना पूरा लिख के 1-2 बार इसे अभ्यास करिए। और मैं आपको एक होमवर्क के रूप में, आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, होमवर्क के रूप में एक आयनिक समीकरण लिखा है। इस आयनिक समीकरण को आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसी नियम को सब कुछ पढ़ के इसे आप अपने से करिए। अगर नहीं आता तो रेडॉक्स रिएक्शंस का 5वां लेक्चर जो मैं बनाऊंगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। और इंटर में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर से 2 जगह से क्वेश्चन बनेगा। एक तो या तो H2SO4 या इस तरीके से कोई दे देगा, उसमें S की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए पूछता है, और एक ये बन सकता है यही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आणविक समीकरण या आयनिक समीकरण कोई दे देगा, उसे संतुलित करने के लिए बोलेगा, तो उसे आप कर सकते हैं। तो ये आप होमवर्क आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करिए। नहीं नोट कर पाते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप स्वयं से सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आता तो मैं अगले लेक्चर में सबसे पहले इसी को सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने के साथ साथ मैं 1-2-3 इम्पॉर्टेंट और रासायनिक समीकरण लूंगा और उसको संतुलित करूंगा, जिससे आपको ये सरल हो जाए। और मैं वही समीकरण लूंगा जो इंटरमीडिएट के एग्जाम में पूछता है, वही मैं अधिक से अधिक वही समीकरण उठाऊंगा और उसी को सॉल्व कराऊंगा, उसी को बैलेंस करूंगा, जैसे आपको परीक्षा देने में काफ़ी मतलब फायदा हो। तो आप इसे लिख लीजिए। और अब मैंने रेडॉक्स रिएक्शंस का 4 लेक्चर बताया। अब मेरा जो 5वां लेक्चर आने वाला है उसमें कुछ यही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यही समीकरण को संतुलित करेंगे और रेडॉक्स अभिक्रिया को यहीं पर मैं एंड करूंगा। इंटर के लिए रेडॉक्स अभिक्रिया इतना बहुत है, बशर्ते आप इसे अभ्यास करें और जो मैंने लिखवाया हूँ उसे लिख कर तैयार करें। तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ आपको इंटरमीडिएट में मैं जो पढ़ाया रहूँगा वह हम बहुत सारे टीचरों की मदद की सहायता से ये नोट्स बनाए हुए हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि फ़िलहाल अभी हम भी स्टूडेंट हैं, तो इसलिए आप भी पढ़िए और मैं भी इसमें बहुत सारे टीचरों का सहयोग लेकर इस नोट्स को तैयार किया हूँ।
तो ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस के मैं लास्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। इस लेक्चर के लिए मैं विदा चाहता हूं। तब तक के लिए मैं नमस्कार कहता हूं। आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।